तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की चर्चा किया था, ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्ट समझे थे। आज के वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट की चर्चा करेंगे। कॉम्प्लीमेंट, ठीक। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक। पूरक कॉम्प्लीमेंट जो है एक बृहद सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा विषय वस्तु है जो भिन्न भिन्न तरह से अलग अलग विद्वान जो है इसको अपनी पुस्तकों में दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ जिसकी हम लोग बात करेंगे, जिस कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, वो वाक्य के कॉम्प्लीमेंट की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये जो चर्चा होने वाला है आज बहुत विशेष है, इसलिए कि बहुत सारे छात्र को ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कन्फ्यूजन होता है। छात्र जो है कन्फ्यूज रहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है। छात्रों को बहुत कन्फ्यूजन होता है इस बात पे कि ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो आज हम लोग ये सब मीथ को हम लोग तोड़ेंगे। हम लोग स्पष्ट रूप से समझेंगे कि वाक्य में ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर हो गया। तो वाक्य के ऑब्जेक्ट के बारे में तो ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट की हम लोग बातचीत करेंगे। और ये इस वीडियो में हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट पढ़ने वाले हैं वो एक विशेष प्रकार की पुस्तक, व्याकरण की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। ये पुस्तक है द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, या ये लिखा गया है सिडनी ग्रीनबॉम के द्वारा। सिडनी ग्रीनबॉम जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर और वाइस चांसलर रह चुके हैं, ठीक है। उन्हीं की प्रसिद्ध पुस्तक के आधार पे जो है आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट की बातचीत करेंगे। क्लियर हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है इसकी तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लें। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे परिभाषा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? अ पार्ट, वह भाग, ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य का वह भाग, दैट जो कंप्लीट्स पूरा करता है, द सेंस ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अर्थ को, सेंस मतलब अर्थ को पूरा करता है, उसी भाग को जो है क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक भाग है, ठीक है, वाक्य का भाग है जो क्या करता है? सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा या ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा। इसका तात्पर्य ये है कि कभी कभी जो है सब्जेक्ट अधूरा हो सकता है या ऑब्जेक्ट अधूरा हो सकता है। जैसे राजू है। अब इस वाक्य को देखिए, अब इस वाक्य से क्या स्पष्ट है? क्या इसमें राजू का अर्थ जो है वो पूरा है? अधूरापन लग रहा है ना, इसमें कुछ ना कुछ लग रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसी अधूरे पार्ट को या भाग को जो शब्द पूरा करेगा, जैसे इसी वाक्य को आगे बढ़ाते हैं, तो राजू एक डॉक्टर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि राजू का अर्थ पूरा हो गया। अब किसके आने की वजह से? डॉक्टर के आने की वजह से, ठीक है ना। तो डॉक्टर जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। स्पष्ट हो गया। डॉक्टर यहाँ पे क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके आने की वजह से सब्जेक्ट, यहाँ पे अब सब्जेक्ट राजू है, राजू की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट राजू है, ठीक है ना। अब वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे है वर्ब है। क्लियर हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। इस तरह से एक और उदाहरण देखिए। चलिए दूसरा उदाहरण देखिए। अब इसमें क्या है? क्रिया कौन है? तो सिर्फ थे है क्रिया, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। किसके बात कर रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये शब्द आकर के जो है, ये पूरा जो फ्रेज है वो आकर के सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो पूरा कॉम्प्लीमेंट अंतर्गत होगा। स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो व्यक्ति है या वस्तु है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब वर्ब यहाँ पे जो है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया। कुछ और उदाहरण देखिए। अब बताइए इस वाक्य में सबसे पहले क्रिया ढूंढिए। तो क्रिया है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, किसकी बात कर रहे हैं? मुकेश की बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। मेरा भाई जो है, ये वाक्य में आ करके
मुकेश के अर्थ को पूरा कर रहा है। यदि मेरा भाई हटा दे हम वाक्य से तो मुकेश है बचेगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो मेरा भाई जो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होगा। स्पष्ट हो गया। तो अब तक हम लोगों ने क्या समझा कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो जब भी वाक्य में आता है तो हिंदी वाक्य में स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, ठीक। अंग्रेजी में इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इंग्लिश में इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, ठीक, उसके बाद वर्ब लिखना होगा और उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। जैसे मुकेश मेरा भाई है, इसका अनुवाद करें तो पहले सब्जेक्ट मुकेश, ठीक है, उसके बाद वर्ब है का इज होगा, मेरा भाई माई ब्रदर, माई ब्रदर। क्लियर हो गया। इस तरह से इस वाक्य का अनुवाद करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब्जेक्ट हुआ थे, वॉज हो जाएगा, वर्ब भारत के प्रथम राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए कि यदि वाक्य में कॉम्प्लीमेंट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो इसके अनुवाद के लिए आप लोग जो है सब्जेक्ट का अनुवाद, जो वीडियो बनाया गया है सब्जेक्ट का अनुवाद, ठीक है ना, सब्जेक्ट का अनुवाद, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैंने कॉम्प्लीमेंट के अनुवाद के लिए आप जरूर देखिएगा सब्जेक्ट का अनुवाद, आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट का अनुवाद, या इस चैनल पे भी अपलोड किया गया है। तो सब्जेक्ट के अनुवाद को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के 2-3 वीडियो है और पूरे सब्जेक्ट के अनुवाद पे 2-3 वीडियो अपलोड किया गया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपके लिए जो है ये बड़ा जो कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे रहा है वो आसानी से आप अनुवाद कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, ठीक है। तो जितना भी उदाहरण हम लोगों ने देखा अभी सब्जेक्ट के ही अर्थ को पूरा करने वाला, तो कॉम्प्लीमेंट को हम लोग सजाएंगे कैसे, ठीक है। तो इंग्लिश में हम लोग सजाते हैं कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ स्पष्ट है कि आखिर वाक्य में ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, ये कैसे समझा जाएगा, ठीक है। तो एक वाक्य लिखते हैं कि वह पत्र लिखता है, ठीक है, लिखता है। एक दूसरा वाक्य है, मैं एक छात्र हूँ, ठीक। अब समझना ये है कि जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ लिखता है वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ हूँ है वर्ब हो गया, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया। अब समझना ये है कि पहले वाले वाक्य में पत्र जो है और दूसरे वाले वाक्य में एक छात्र जो है, उसमें से कॉम्प्लीमेंट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो आपको कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट जो पहचान करना है, तो आपको कुछ जो है एक बात समझ लेना होगा अच्छी तरह से, ठीक है, एक जो है रूल समझ लेना होगा। तो रूल क्या कह रहा है, चलिए आप देख सकते हैं 2 रूल आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहला रूल हम लोग पढ़ेंगे कि इफ अ सेंटेंस, यदि किसी वाक्य में हैज़ में ओनली अ हेल्पिंग वर्ब, कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो, यदि किसी वाक्य में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो, इट मस्ट कंटेन अ कॉम्प्लीमेंट, तो उस वाक्य में कॉम्प्लीमेंट ही होगा। क्लियर हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट कब होगा रूल नंबर 1 के अनुसार, यदि हेल्पिंग वर्ब वाक्य में होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया रूल नंबर 1 के अनुसार। रूल नंबर 2 क्या है, इफ अ सेंटेंस कंटेन्स अ मेन वर्ब, यदि वाक्य में मुख्य क्रिया होती है तो इट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, तो अब उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो यदि वाक्य में मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब भी साथ में हो सकता है लेकिन मेन वर्ब एक होना चाहिए। तो यदि वाक्य में मेन वर्ब होगा तो फिर उसमें अब ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें स्पष्ट है ना, एकदम स्पष्ट है कि हमको क्या देखना है, तो हमको देखना है वर्ब,
कि आखिर हेल्पिंग वर्ब वाक्य में है या मेन वर्ब वाक्य में है। ठीक है, अब इस रूल को यहाँ लगाइए तो देखिए पहले वाले वाक्य में क्या है, पहले वाले वाक्य में मेन वर्ब है ना, लिखता है, लिखना मेन वर्ब है, लिखना मेन वर्ब है। तो जब मेन वर्ब होगा तो उसके साथ क्या होगा, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सेकेंड वाक्य में देखिए हूँ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हूँ जो है वो कौन सी क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हूँ जो होगा तो वाक्य में कम्प्लीमेंट होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगा तो वाक्य में कम्प्लीमेंट होगा। अब स्पष्ट हो गया, अब तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आसानी से आप समझ सकते हैं। कुछ और भी उदाहरण देख लीजिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, इस वाक्य को हम लोग तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्रिया, तो क्रिया क्या है, पढ़ता, ये मुख्य क्रिया का रूप है, मेन वर्ब है। ठीक है, कौन पढ़ता है, मैं, तो पुस्तक क्या हो जाएगा, तो जब मुख्य मेन वर्ब होगा तो पुस्तक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और वाक्य देखिए। वे लोग कमज़ोर और आलसी हैं, आलसी हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले तोड़ दीजिए, तो वर्ब क्या है सिर्फ वर्ब है। कौन सा वर्ब है ये, हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वे लोग के बारे में, तो वे लोग सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए कमज़ोर और आलसी क्या होगा, चूंकि हेल्पिंग वर्ब है इसीलिए ये कम, क्लियर हो गया। यदि आपको कन्फ्यूजन है कि कौन मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहचानने में यदि आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो वर्ब वाला वीडियो अवश्य देख लीजिए। ठीक है ना, वर्ब का अनुवाद कैसे किया जाएगा, वर्ब की पहचान, है ना, वीडियो जो है वर्ब की पहचान, वर्ब की पहचान और वर्ब का अनुवाद, इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। ठीक है, तो आपको मेन वर्ब की पहचान और हेल्पिंग वर्ब की आसानी से पहचान हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो तक हम लोग ये बात अच्छी तरह से समझ लिए। तो कॉम्प्लीमेंट जो है कैसे पहचाना जाएगा वाक्य में, तो हम लोग के लिए अब जो है कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट और वर्ब में, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है, ये भी हम लोग के लिए अब आसान हो गया। ठीक है, तो इन सब बातों को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, तो आसानी से आप वाक्य को सही रूप से तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया ना। अब चलिए हम लोग जो है आखिरी भाग जो है वाक्य का, उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो वो है एडवर्बियल। ठीक है, एडवर्बियल को ए के द्वारा डिनोट करेंगे। तो एडवर्बियल जो है हो सकता है आपके लिए एकदम नई चीज़ हो। ठीक है, पहली बार आप नाम सुन रहे हो, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। इसकी सबसे पहले हम लोग परिभाषा देंगे, अब बहुत आसान परिभाषा हम लोग देंगे, ताकि आप आसानी से इस बात को समझ जाए, वाक्य में तोड़ के देख सके आसानी से। चलिए स्क्रीन पे आपको जो है एडवर्बियल की परिभाषा दिख रही होगी। ठीक, तो एडवर्बियल किसको कहते हैं, तो अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य का वह भाग, दैट जो डिनोट्स टाइम प्लेस, जो समय स्थान तरीका मैनर रीजन कारण फ्रीक्वेंसी इत्यादि को दर्शाता है। ठीक है ना, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं एडवर्बियल। तो एडवर्बियल हम लोग क्या किसे कहते हैं, तो बहुत स्पष्ट रूप से समझ लें कि वाक्य में जो समय का बोध होगा, टाइम का, ठीक, वाक्य में यदि स्थान का बोध होता है, ठीक है ना, वाक्य में यदि हम लोग काम के तरीके का बोध करते हैं, वाक्य में काम के कारण का बोध करते हैं, तो ऐसे जो माने बोध करने वाले भाग होंगे वाक्य के, ठीक है ना, उन्हीं सब भाग को इंग्लिश में एडवर्बियल कहा जाता है। स्पष्ट हो गया ना, एडवर्बियल कहा जाता है। ठीक है, अब वाक्य के थ्रू समझिए इस बात को। तो कुछ वाक्य जो है स्क्रीन पे आप देखिए। चलिए स्क्रीन पे आपको 4 वाक्य दिख रहा है। ठीक है, अब चलिए इसको तोड़ते हैं। तो जाता हूँ ये क्रिया हो गया, कौन जाता हूँ, मैं, तो सब्जेक्ट हो गया। कहाँ जाता हूँ, है ना, कहाँ से इसका जवाब मिल रहा है, ठीक है, कहाँ, तो ये एडवर्बियल होगा। ठीक, अब इसको समझ लीजिए कि जैसे कब का जवाब मिलेगा तो टाइम होगा, कब यदि रहेगा तो टाइम होगा, ठीक, समय का बोध होगा। कहाँ, यदि कहाँ से जवाब मिल रहा है तो वो
स्थान का बोध होगा, ठीक है ना। कैसे का जवाब मिल रहा है, कैसे का, तो वह मैनर होगा। क्यों का जवाब मिल रहा है, ठीक है, तो वो रीजन का बोध होगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सवाल के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो देखिए कहाँ से जवाब मिला ना, तो ये पटना एडवर्बियल हो गया। अब सेकेंड वाले वाक्य में आएगा, ये वर्ब हो गया। कौन आएगा, सब्जेक्ट हो गया। कब आएगा, कल जो है, कब से जवाब मिल रहा है ना, कब आएगा, तो ये एडवर्बियल है। क्लियर हो गया। इसी तरह से आगे का वाक्य देखिए, बैठी है, ये क्रिया हो गया। बिल्ली, कौन बैठी है, बिल्ली, सब्जेक्ट हो गया। मेज के नीचे कहाँ से जवाब मिल रहा ना, ये कहाँ से जवाब मिला, स्थान का बोध हो गया, तो ये एडवर्बियल होगा। क्लियर हो गया। चौथे वाले वाक्य में देखिए, तो बोलती है, वर्ब, कौन बोलती है, मधु, और कैसे बोलती है, ये कैसे का जवाब मिल गया ना, कैसे बोलती है, कैसे का जवाब मिल गया, तो ये मैनर हो गया, अर्थात एडवर्बियल हो गया। क्लियर हो गया। तो हम लोग जो है इन्हीं प्रश्नों के द्वारा जो है, इन प्रश्नों के द्वारा आसानी से एडवर्बियल की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आसान अब आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप आसानी से जो है एडवर्बियल पहचान कर सकते हैं, ठीक। अब इसके अनुवाद की बात कर ले हम लोग। तो अनुवाद में क्या है कि आप देखिए हिंदी में किस तरह से सजा हुआ है। हिंदी वाक्य जो है कि पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद एडवर्बियल है, और उसके बाद वर्ब है, ठीक है। लेकिन जब हम इंग्लिश में इसका अनुवाद करेंगे, इंग्लिश में, तो हम लोग अब तक क्या करते आए हैं कि पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद एडवर्बियल होगा, ठीक है। इस तरह से अनुवाद करेंगे। पहले वाले वाक्य का अनुवाद क्या हो जाएगा, मैं हो गया सब्जेक्ट, जाता हूँ, गो हो गया, और पटना, टू पटना होगा। किसी स्थान पे जाने का बोध के लिए हम लोग किसी स्थान से पहले स्थान की तरफ जाते हैं तो टू का प्रयोग करेंगे। वह हो गया सब्जेक्ट, आएगा, विल कम, कल, टुमारो। क्लियर हो गया। बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, तो द कैट, बिल्ली बैठी है, इज सिटिंग, बैठी है का इंग्लिश क्या होगा यहाँ पे, इज सिटिंग, मेज के नीचे, अंडर द टेबल, ठीक है, अंडर द टेबल। क्लियर हो गया। मधु बहुत धीमे बोलती है, तो मधु सब्जेक्ट, मधु बोलती है, स्पीक्स स्लो, ठीक है ना, धीमे बोलती है या धीमी गति से बोलती है, ये भी इसका अर्थ हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। या इसको दूसरे तरह से हम लोग कैसे कर सकते हैं, इन अ लो वॉइस, इन अ लो वॉइस, ये भी इसका हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। क्लियर हो गया। मधु स्पीक्स इन अ लो वॉइस या मधु स्पीक्स लो, दोनों हो सकता है। क्लियर हो गया। अब यदि थोड़ा सा वाक्य यदि हम लोग बढ़ा देते हैं, एक दूसरा वाक्य आपको देते हैं, उसको देखिए। चलिए स्क्रीन पे देखिए एक वाक्य, इसको तोड़िए। तो सबसे पहले क्रिया खरीदा, वर्ब, किसने खरीदा, कौन खरीदा, उसने, तो सब्जेक्ट, क्या खरीदा, क्या से होगा ना, हमको जवाब मिला क्या से, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट मानेंगे। कहाँ से खरीदा, कहाँ, यहाँ आ रहा ना कहाँ से, तो ये एडवर्बियल हो गया। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट आ जा रहा है। क्लियर। तो जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हिंदी में कैसे सज रहा है, हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या है कि सब्जेक्ट है, एडवर्बियल है, ऑब्जेक्ट, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मान ले रहे हैं, और ये वर्ब है। देखिए इंग्लिश में हम लोग कैसे सजाएंगे, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में हम लोग कैसे सजाएंगे इसको। इंग्लिश में जो है सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद एडवर्बियल होता है। एडवर्बियल को हम लोग अंत वाला पोजीशन ज़्यादातर दिया जाता है, ठीक है। अब इसका अनुवाद हम लोग कर दें तो सब्जेक्ट है ही, उसने, खरीदा का V2 है ये, बॉट, ही बॉट, एक कलम, अ पेन, ही बॉट अ पेन, मार्केट से, फ्रॉम द मार्केट। क्लियर है। तो ही बॉट अ पेन फ्रॉम द मार्केट। स्पष्ट हो गया। चलिए एक और उदाहरण देखिए। चलिए अब इस वाक्य में देखिए,
तो इसको तोड़ते हैं। तो गया हो गया वर्ब, कौन गया, तो वह हो गया सब्जेक्ट। पटना स्थान का बोध है ना, स्थान है कहाँ, ठीक है, तो ये एडवर्बियल हो गया। सुबह सुबह ये समय का बोध है ना, टाइम का बोध है, कब, तो ये भी एडवर्बियल। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 2 एडवर्बियल आ रहा है। अब सवाल ये है कि यदि एक से अधिक एडवर्बियल अगर वाक्य में आता है तो फिर उसको सजाएंगे कैसे हम लोग, ठीक है। तो एक से अधिक एडवर्बियल को कैसे किस क्रम में सजाया जाएगा। जैसे हिंदी में आप क्या देख रहे हैं कि स्थान जो है बाद में आया है, समय जो है पहले आया है, ठीक है। हिंदी में क्या देख रहे हैं हम लोग, हिंदी में कि जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद से टाइम का एडवर्बियल आया है, उसके बाद प्लेस का एडवर्बियल आया है, ठीक है ना, उसके बाद वर्ब आया है। क्लियर हो गया। तो समय का एडवर्बियल पहले है, फिर स्थान का एडवर्बियल है। अब हम लोग इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। इंग्लिश में तो क्या करेंगे, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्लेस का एडवर्बियल लिखते हैं और फिर टाइम का एडवर्बियल लिखेंगे। स्पष्ट हो गया, ठीक है। ये बात जो है दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो अब इसको अनुवाद कर दें हम लोग। तो वह हो गया ही, गया का वेंट, पटना टू पटना, किसी जगह जाने से पहले हम लोग टू लगाते हैं। अब सुबह सुबह यानी कि सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, ये इसका अनुवाद होगा। ही वेंट टू पटना इन द मॉर्निंग। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, ठीक। अब भी कुछ और उदाहरण, चलिए अब इस वाक्य में देखिए उदाहरण में। तो आया हो गया वर्ब, कौन आया, तो वह आया, घर, ये स्थान का बोध है, कहाँ, ठीक है, स्थान का बोध है, तो ये एडवर्बियल हो गया। 7 बजे, ठीक है, ये समय का बोध है, कब, 7 बजे, ये भी एडवर्बियल। सुबह भी जो है वो कब का बोध है, सुबह, ये भी एडवर्बियल है। तो टाइम वाला जो है 2 एडवर्बियल हमारे पास वाक्य में आ गया है। टाइम वाला, समय दिखाने वाला, सुबह भी आया है और 7 बजे भी आया है। तो ऐसे वाक्य को हम कैसे सजाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए 7 बजे जो है वो निश्चित समय है ना, छोटा समय है, ये इसको हम एस कर दे रहे हैं, छोटा। और सुबह जो है उससे बड़ा समय है, इसको हम एल कर दे रहे हैं, लॉन्ग, ठीक। तो हिंदी वाक्य में कैसे आया है, हिंदी वाक्य में इसको फॉर्मूला पे बना देते हैं हम लोग। तो पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद एडवर्बियल आया है लॉन्ग वाला, फिर आपका एडवर्बियल आया है शॉर्ट टाइम वाला, ठीक है ना, उसके बाद आया है फिर एडवर्बियल आया है प्लेस वाला, है ना, ये पी वाला एडवर्बियल आया है, देख लीजिए, ठीक। एडवर्बियल आया है पी वाला, उसके बाद क्रिया आया है, वर्ब आया है। अब इंग्लिश में हम लोग कैसे सजाएंगे इस तरह के वाक्य को, इंग्लिश में हम लोग कैसे सजाएंगे, तो देखिए इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम एडवर्बियल लिखेंगे प्लेस वाला, ये बात अच्छी तरह से दिमाग में रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर एडवर्बियल लिखेंगे, एडवर्बियल लिखेंगे हम लोग जो है स्मॉल वाला, ठीक है। फिर एडवर्बियल लिखेंगे हम लोग लॉन्ग वाला। क्लियर हो गया। तो इस तरह से वाक्य को हम लोग अंग्रेजी में सजाएंगे। अब इसको देखिए अनुवाद कर रहा हूँ। जैसे सब्जेक्ट हो गया ई, आया, V2 है, केम, ही केम, घर, एडवर्बियल प्लेस वाला, तो होम, होम से पहले जो है टू का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए सिर्फ होम लिख दिए। ही केम होम, सुबह 7 बजे, एट 7, ठीक है ना, एट 7, ठीक है, एट 7 लिख दिए। फिर सुबह के लिए इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, देख लीजिए। तो ही केम होम एट 7 इन द मॉर्निंग। तो ये इसका अनुवाद होगा। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया ना। तो इस तरह से और भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कुछ और भी देख लीजिए आप उदाहरण, ठीक। चलिए अब इस वाक्य को तोड़ेंगे। तो बनाते हैं वर्ब, होमवर्क, क्या बनाते हैं, होमवर्क ऑब्जेक्ट, बच्चे सब्जेक्ट, और कभी नहीं ये मिल करके एडवर्बियल है। और एक, ठीक है, मिल करके एडवर्बियल, इस बात को ध्यान रखना है हमेशा कि मिल करके कैसा एडवर्बियल है, तो ये फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, इसको फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्बियल है। तो हम एफ लिख दिए फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक। तो अब आपको दिमाग में क्या याद रखना है। अब यहाँ से एक बात समझ लीजिए कि
एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो जितने भी फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्बियल हैं, तो फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्बियल कौन कौन से हैं पहले इसको समझ लीजिए। जैसे कभी नहीं, ठीक, ये हो गया। कभी कभी, कभी कभी, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन पे, तो एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन से, कभी नहीं, कभी कभी, अक्सर, अभी भी, ठीक है। तो कभी नहीं का नेवर होता है इंग्लिश में, कभी कभी का ऑफन होता है, ऑफन, इसको ऑफन पढ़ते हैं। अक्सर, ठीक है, अक्सर का भी ऑफन होगा, ठीक है ना। कभी कभी का ओकेजनली भी हो सकता है, ओकेजनली। अभी भी का स्टिल होता है। तो ऐसे यदि एडवर्बियल फ्रीक्वेंसी के आते हैं, ठीक, तो इनको हम लोग लिखेंगे कहाँ। तो अब बात याद रखना है आपको, रूल क्या कहता है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इनको लिखना है हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के मध्य में। तो इसको ए एफ कर दे रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का एडवर्बियल, और फिर मेन वर्ब। इनको स्थान कहाँ देना है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मध्य में आपको स्थान देना। क्लियर हो गया। तो ये जो है अब अंत की तरफ नहीं जाएंगे। यदि वाक्य में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब से पहले लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना होगा। तो ये स्थान जो है हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग अनुवाद कर दें। तो बच्चे कभी होमवर्क नहीं बनाते हैं, तो बच्चे कभी होमवर्क नहीं बनाते हैं। तो बच्चे सब्जेक्ट है, तो द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, ठीक है। बनाते हैं, क्लियर हो गया, मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पे फिर हम लोग नेवर लिखेंगे, कभी, कभी नहीं, तो चिल्ड्रेन नेवर डू, बनाते हैं होमवर्क, ये देखिए, क्लियर हो गया। तो द चिल्ड्रेन नेवर डू होमवर्क। अब स्ट्रक्चर किस तरह का हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया एडवर्बियल फ्रीक्वेंसी वाला, ये हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब से पहले होना चाहिए, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे एडवर्बियल जो है मेन वर्ब से पहले होते हैं, क्लियर। ये भी एडवर्बियल के अंतर्गत है। एक और वाक्य देख लीजिए, वह अभी भी गीत, वह अभी भी गीत गाता है, वह अभी भी गीत गाता है। इसको हम लोग कर दें गाता है वर्ब, सॉरी, गाता है वर्ब हो जाएगा ना, गाता है वर्ब, ठीक है, वर्ब हो गया। क्या गाता है, गीत, ऑब्जेक्ट, वह हो गया सब्जेक्ट। अभी भी जो है एडवर्बियल है, किसका, फ्रीक्वेंसी वाला। तो फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्बियल मध्य में आएगा, तो इसका अनुवाद हम लोग करेंगे कि ही, अभी भी का होगा स्टिल, ही स्टिल सिंग्स, वर्ब हो गया, सिंग्स और सॉन्ग, क्लियर हो गया। अब इसको हम तोड़ के देखेंगे उसमें, सब्जेक्ट एडवर्बियल और फ्रीक्वेंसी का, ये आपका वर्ब हो गया, मेन वर्ब है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। स्पष्ट हो गया ना, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो ये आपको ये बातें जो है अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक, कि कैसे हम लोग एडवर्बियल को सजाएंगे, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में बैठा लेनी है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, यदि आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो जो है ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब इस पे भी आधारित कुछ होमवर्क दे देता हूँ, ताकि आप लोग जो है इसको बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में जो है इसको लिख करके भेजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, चलिए स्क्रीन पे आप लोग एक्सरसाइज देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो टोटल जो है 10 एक्सरसाइज दिया गया है, इसको जो है आपको बनाना है, और बना करके पहले वाक्य को तोड़ देना है। जैसे ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया ना, टहलता हूँ वर्ब हो गया, सुबह में कब, तो सुबह में एडवर्बियल हो गया, मैं हो गया सब्जेक्ट, क्लियर हो गया। तोड़ करके फिर इसको अनुवाद करना है।
ठीक है। तो टोटल जो है 10 है। इसमें देखिए कि सप्ताह में एक बार, इसका अनुवाद क्या होगा, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सप्ताह में एक बार का वंस इन अ वीक। ठीक है, सप्ताह में एक बार का अनुवाद होगा वंस इन अ वीक, ये भी एडवर्बियल है। ठीक है, कलम से, ये माध्यम का बोध है, ये भी एडवर्बियल होगा। ट्रेन से, ठीक है ना, ये भी माध्यम का बोध है, ये भी एडवर्बियल होगा। क्लियर हो गया। बाकी चीज़ें जो आपको तोड़ करके फिर अनुवाद करके कमेंट बॉक्स में जो है भेजिए। और यदि आप नए हैं तो जो है सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिए वीडियो को जो है, और लाइक कीजिए। क्लियर हो गया। अगले वीडियो में जो है हम लोग मॉडल वर्ब से संबंधित जो है एक बहुत विशेष सिद्धांत की बातचीत करेंगे।